धीरे धीरे प्यार हुआ। एपिसोड 9। जैसे ही विराट सिंह ऑफिस के बाहर निकला, उसके कदमों की गूंज अब भी गलियारे की हवा में तैर रही थी। अमन तो अपनी कुर्सी पर शांत बैठा रहा, लेकिन बाहर पूरा ऑफिस हिल चुका था। रिसेप्शन से लेकर अकाउंट डिपार्टमेंट, सबकी नजरें उसी दरवाजे पर थी जहां से कुछ ही पलों पहले दिल्ली के सबसे बड़े बिजनेसमैन विराट सिंह गुजर कर गया था। स्टाफ के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। अरे, मैंने साफ देखा मिस्टर विराट सिंह यहाँ से निकले, और उनके चेहरे पर गुस्सा भी था। कहीं अमन सर से उनकी लड़ाई तो नहीं हुई? क्या पता, सुना है हाल के सारे बड़े प्रोजेक्ट अमन सर ले रहे हैं, शायद उसी को लेकर। लेकिन विराट जैसा आदमी खुद यहाँ क्यों आएगा? वो तो चाहे तो कहीं भी मीटिंग बुला सकता है। हर किसी के मन में सवालों की झड़ी थी, कोई साफ जवाब किसी के पास था ही नहीं। अभी फाइल हाथ में लिए बाहर निकला तो सबकी नजर उसी पर टिक गई। कर्मचारियों ने उसे घेर लिया। अभी सर, सच बताओ, विराट सर यहाँ किस लिए आए थे? क्या हुआ अंदर? सब ठीक है ना? अभी हल्की मुस्कान के साथ बोला, जो होना था वो सिर्फ अमन सर और विराट सर के बीच हुआ है। बाकी आप लोग अपने काम पर ध्यान दीजिए, और हाँ, जितना कम बातें फैलेंगी उतना अच्छा होगा। लेकिन उसकी इस बात ने और भी सस्पेंस पैदा कर दिया। सबके मन में अब और सवाल उठने लगे। ऑफिस के माहौल में एक अजीब सी हलचल थी। हर कोई समझ चुका था कि आज का दिन अमन राय के बिजनेस सफर में कोई नया मोड़ लेकर आने वाला है। अमन अपनी ऊंची बिल्डिंग के कांच के गिलास से बाहर खिड़की के देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी सोच और परछाई साफ झलक रही थी। अचानक मोबाइल पर रिंग टोन बजी। अमन ने स्क्रीन पर देखा, इंस्पेक्टर राजीव खन्ना। फोन उठाते ही उसने ठंडी आवाज में कहा, हाँ खन्ना, बोलो, क्या हुआ? दूसरी तरफ से राजीव की कांपती हुई आई, सर, अभी मोहित के पापा मंत्री रघुवीर सिंह खुद थाने आए थे। उन्होंने मोहित की बेल कर ली है। सर, वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने मुझे खुलेआम धमकी दी कि वो मुझे बर्बाद कर देंगे, और आपके बारे में बोला है कि वो आपको किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे। सर, मुझे लग रहा है कि वो कोई बड़ा प्लान कर रहे हैं। राजीव की आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। अमन की आंखों में एक पल के लिए टेंशन झलकी, लेकिन अगले ही सेकंड वह नॉर्मल अंदाज में बोला, डोंट वरी राजीव, तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे टाइम पर सब कुछ बता दिया। रघुवीर के लिए मुझे भी कोई ना कोई प्लान बनाना ही पड़ेगा। राजीव जल्दी से बोला, लेकिन सर, मुझे डर लग रहा है। मंत्री जी की धमकी बेकार नहीं जाएगी। पक्का मेरे साथ कुछ न कुछ करने वाले हैं। सर, मुझे सच में घबराहट हो रही है। अमन ने एक गहरी सांस ली, फिर धीमी लेकिन भरोसेमंद आवाज में कहा, राजीव, डोंट वरी, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। सिर्फ तुम मेरी बात मानो। मैं तुम्हें अभी एक लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम आकर वहां मुझसे मिलो। अमन की आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, रणनीति। वह जानता था कि यह लड़ाई अब बिजनेस की हद से निकलकर पॉलिटिकल पावर गेम में बदल चुकी है। मंत्री जी का ऑफिस। रात के सन्नाटे में एक भारी भरकम चमड़े की कुर्सी पर बैठे मंत्री रघुवीर सिंह अपने सिगार का धुआं हवा में उड़ा रहे थे। उस धुएं के बीच उनका चेहरा और भी खतरनाक लग रहा था। कमरे में सिर्फ 3 लोग थे, रघुवीर और उनके सामने बैठे 2 खास आदमी। दोनों चुप थे, लेकिन उनकी नजरें बार बार मंत्री जी की तरफ उठ रही थी। रघुवीर ने अचानक गहरी आवाज में कहा, कुछ भी करो, मुझे उस अमन राय को बर्बाद करना है। उसने मेरे बेटे को जेल भिजवाया। मेरा बेटा? रघुवीर सिंह का बेटा, एक मंत्री का बेटा, और वो भी एक बिजनेसमैन के कारण रात भर जेल में रहा, उस मामूली अमन राय के कारण। ये इज्जत का सवाल है। लोगों से मेरा डर खत्म हो जाएगा अगर किसी को पता चला कि मेरा बेटा जेल गया था, और मैं उस अमन राय को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर उसने सिगार का कस और जोर से खींचा। कमरा धुएं से भर गया। सामने बैठा आदमी उदय ने हिम्मत करके कहा, उदय मंत्री जी का खास सलाहकार, खास आदमी, उनका और सबसे खास उदय और रघुवीर दोनों बचपन के पक्के दोस्त थे, इसलिए बाकी रिश्तों से ज्यादा दोस्ती सबसे ऊपर थी। इसलिए रघुवीर उदय पर आंख मूंद करके भरोसा करता था, और उदय भी रघुवीर के लिए जो भी सही हो बस वही करता था। रघुवीर के लिए उदय अपनी जान भी देने को तैयार रहता था। मंत्री जी, लेकिन अमन राय कोई मामूली बिजनेसमैन नहीं है, उदय ने कहा। अभी तो वही नंबर 1 चल रहा है। यहाँ तक कि दिल्ली का बिजनेस बादशाह कहलाए जाने वाला विराट सिंह भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा है। इस समय विराट सिंह बौखलाया हुआ है। हर बड़ा टेंडर, हर बड़ा कॉन्ट्रैक्ट सब अमन राय के नाम से हो रहा है। जैसे खिलाड़ी भी इस वक्त बेबस हैं। रघुवीर का चेहरा तमतमा गया।
उसने टेबल पर हाथ मारा और दहाड़ते हुए बोला, उदय, मैंने तुम्हें यहाँ अमन राय की तारीफों के पुल बांधने के लिए नहीं बुलाया। अगर यही सब सुनना होता तो अखबार पढ़ लेता। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया ताकि तुम मुझे कोई ऐसा रास्ता बता सको जिससे उसका खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, समझे? उदय चुप हो गया। उसके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं था। तभी बगल में बैठा दूसरा आदमी बोला। उसका नाम था सिकंदर। सिकंदर वो आदमी था जिस पर मंत्री जी अपनी सबसे गंदी और खतरनाक चालें खेलने के लिए भरोसा करते थे। वसूली हो, दुश्मनों का सबक सिखाना हो या किसी का नामो निशान मिटाना हो, सिकंदर वही था जो बिना सवाल किए सब कर देता था। सिकंदर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मंत्री जी, इतना परेशान क्यों होते हैं? बस आप हुक्म कीजिए। न रहेगा अमन राय, न रहेगा आपकी जिंदगी में उसके रहने का कोई गम। उसका खेल मैं हमेशा के लिए कर दूंगा खत्म। कमरे में खामोशी छा गई। रघुवीर की आंखें सिकंदर पर टिक गई और उनकी मुस्कान और खतरनाक हो गई। सिकंदर की बात सुनकर कमरे का माहौल और भी भारी हो गया। उसकी आंखों में खून उतर आया था और चेहरा ऐसे लग रहा था कि अगले ही पल अमन राय का सिर धड़ से अलग कर देगा। लेकिन तभी उदय ने कहा, नहीं सर, इस वक्त हम कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकते हैं। रघुवीर की नजरें उदय पर टिक गई। चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे दुश्मनों को जिंदा छोड़ दूं? उदय ने घबरा कर लेकिन ठंडे दिमाग से समझाया, मंत्री जी सोचिए, अभी चुनाव सिर पर है। अगर इस वक्त कोई गड़बड़ी हुई या आपके खिलाफ जरा भी शक गया कि आपने अमन राय को रास्ते से हटाने की कोशिश की है तो इसका सीधा असर आपके चुनाव पर पड़ेगा। आजकल का जमाना सोशल मीडिया का है सर। एक छोटी सी बात आग की तरह फैल जाती है और दुश्मन पार्टियों को तो इसी ताक में बैठी है। आपसे एक छोटी सी भी गलती, फिर देखिए वो आपको कैसे बर्बाद करती है। रघुवीर गहरी सांस लेकर कुर्सी पर टिक गया। उनका चेहरा अब भी गुस्से से लाल था, लेकिन बात समझ में आ रही थी। उदय ने और मजबूती से कहा, आप खुद सोचिए, अगर अमन राय के खिलाफ अभी कोई कदम उठाया जाता है तो सबको पता चल जाएगा कि मोहित बाबू को जेल भिजवाने के पीछे वही था। और अगर उसी समय अमन के साथ कुछ गलत होता है तो किसी को ये समझने में देर नहीं लगेगी कि इन सब के पीछे आपका हाथ है और उसका सीधा नुकसान आपको होगा। चुनाव हार जाएंगे और जो ताकत आप बचाने के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं वो ताकत खुद ही आपके हाथ से निकल जाएगी। कमरे में कुछ देर खामोशी छा गई। सिर्फ सिगार का धुआं हवा में घूम रहा था। सिकंदर अपनी जगह पर बैठा रहा, लेकिन उदय की बातों ने मंत्री जी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। अमन का फार्म हाउस, दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। एक ब्लैक एसयूवी आकर फार्म हाउस के अंदर रुकी। गाड़ी से सबसे पहले अमन उतरा। सूट पहने, चेहरे पर वही शांत लेकिन खतरनाक मुस्कान। उसके पीछे 2 सिक्योरिटी गार्ड थे। कुछ ही देर बाद दूसरी गाड़ी फार्म हाउस में दाखिल हुई। उसमें से इंस्पेक्टर राजीव खन्ना निकला। चेहरे पर घबराहट साफ थी। अमन ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया, वेलकम राजीव, डोंट वरी, यहाँ तुम पूरी तरह सेफ हो। राजीव ने कांपती आवाज में कहा, सर आप नहीं जानते रघुवीर मंत्री कितना खतरनाक आदमी है। उसके पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत हैं। अगर उसने ठान लिया तो मेरी नौकरी क्या, मेरी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। अमन ने शांति से उसकी आंखों में देखा और बोला, राजीव डरना मत। रघुवीर सिंह चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, लेकिन यह मत भूलो हर ताकत की एक कमजोरी होती है और मैंने उसकी कमजोरी ढूंढ ली है। राजीव चौंक गया। कमजोरी? कैसी कमजोरी सर? अमन ने धीमी आवाज में कहा, वो तुम्हें सही वक्त पर पता चलेगा। फिलहाल मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि तुम पूरी ईमानदारी से मेरे साथ रहो। तुम्हारे पास पुलिस की पावर है और मेरे पास दिमाग और रिसोर्सेस। हम मिलकर रघुवीर को वहीं चोट पहुंचाएंगे जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होता है। राजीव ने थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए पूछा, लेकिन सर अगर विराट सिंह भी रघुवीर के साथ मिल गया तो? दोनों का साथ मतलब एक तूफान। अमन हल्के से मुस्कुराया, मेज पर रखा गिलास उठाया और बोला, राजू, विराट और रघुवीर दोनों को लगता है कि वह दोनों शेर हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इस जंगल में अब एक नया शेर आ गया है जो इन पुराने शेरों को खा जाएगा। राजू कुछ पल अमन को देखता रहा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सामने खड़ा शख्स सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, यह एक खतरनाक खिलाड़ी है जो अपने दुश्मनों को मिट्टी में मिला सकता है। अमन ने लाइटर जलाकर
सिगार सुलगाई और राजीव से कहा, अब से तुम सिर्फ मेरी टीम का हिस्सा हो। रघुवीर चाहे राजनीति खेले या विराट बिजनेस, हम दोनों अपनी चालों से उनकी नींव हिला देंगे। अमन इतना बोलकर जोर जोर से हंसने लग जाता है। अमन की हंसी में एक अजीब खौफ था जो उस माहौल को और डरावना बना रहा था, जैसे वह हंसी किसी नए खेल को अंजाम देने वाली है। अवनी का घर, सुबह का वक्त, सूरज की हल्की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थी। पूरे घर में एकदम माहौल शांत था। रसोई से बर्तनों की खनक और काम की भाग दौड़ की आवाजें गूंज रही थी। चेहरे पर रात भर के आंसुओं के निशान साफ अवनी के चेहरे पर झलक रहे थे। कल रात अवनी ने न कुछ खाना खाया था और ऐसे ही सो गई थी। पूरे वक्त बस तकिए में मुंह छिपाकर रोती रही। अब आंखें सूज चुकी थी और शरीर बेहद कमजोर लग रहा था, लेकिन उसे पता था कमजोरी दिखाने का हक इस घर में उसे नहीं है। उसने जल्दी से अपने बाल बांधे और काम में जुट गई। झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, रसोई संभालना, सब कुछ उसने बिना कुछ कहे कर डाला। वो काम कर रही थी पर दिल में दर्द बार बार उभर रहा था। हर बार सोचती, आखिर मैंने क्या गलत किया था? क्यों सब मुझे ही ताने देते हैं? क्यों मेरी गलती न होने पर भी मुझे ही चोर कहा गया? लेकिन वो अपने आंसू रोक लेती है, क्योंकि अगर रोते हुए माँ ललिता ने उसे देख लिया तो वह और भी ताने मारेगी। ताने दो गुने बढ़ जाएंगे। वह जानती थी कि माँ का गुस्सा किसी भी छोटी बात पर थप्पड़ बनकर उसके गालों पर आ सकता है। अवनी ने जल्दी जल्दी रसोई का काम निपटाया और एक थाली में खाना सजाकर अपने पापा राकेश जी के कमरे की ओर बढ़ी। थाली रखते हुए उसने बड़े प्यार से कहा, पापा ये खाना रख दिया है, खा लीजिएगा। राकेश जी अपनी बेटी की तरफ देखते हैं तो उनका दिल पिघल गया। अवनी की आंखें लाल और सूजी हुई थी। वे समझ गए कि उनकी बेटी रात भर रोई है। राकेश जी, उन्होंने थाली किनारे रख दी और अवनी का हाथ पकड़ लिया। बेटी, उनकी आवाज भर गई, मुझे बहुत दुख होता है। तेरे साथ इतना कुछ हो रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। काश कोई ऐसा लड़का तेरी जिंदगी में आए जो तुझे हर वो खुशी दे जिसकी तू हकदार है, जो तुझे प्यार करे, तुझे अपने घर ले जाए और तुझे वो दुनिया दे जहाँ सिर्फ मुस्कान हो, आंसू नहीं। अवनी की आंखें फिर भर आई। उसने अपने पापा की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, पापा, मुझे तो लगता है मेरी किस्मत बहुत खराब है। मेरी असली माँ मुझे छोड़कर बचपन में ही भगवान के पास चली गई। दूसरी माँ ने तो मुझे पराया समझा। उसका बर्ताव मेरे साथ दुश्मनों से भी बुरा है। और आपकी हालत, आपको देख देख कर मेरा दिल और भी टूट जाता है। मेरी जिंदगी में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। पढ़ाई ही एक सहारा है जिससे मुझे कुछ लगता है कि शायद मैं अपनी जिंदगी में कुछ बदल पाऊं, लेकिन वो भी माँ मुझे चैन से नहीं करने देती है। कंटिन्यू। क्या अवनी के पापा की दुआ सच में रंग लाएगी? क्या सच में कोई ऐसा शख्स जो अवनी की जिंदगी में आने वाला है, जो उसकी तकदीर बदल देगा? अमन, जिसे अवनी की डिटेल मिल गई थी, क्या उसी की जिंदगी से जुड़ने वाला है? क्या ये महज इत्तेफाक है या एक किस्मत की चाल? रघुवीर की धमकियां और अमन विराट के जंग के बीच अवनी कहां और कैसे फंसने वाली है, जानने के लिए सुनते रहिए धीरे धीरे प्यार हुआ का अगला एपिसोड।